जब इसको राइड करोगे आप तो यहाँ पे जो ट्रिप के साथ इतना बड़ा इशू है कि 2 या 3 किलोमीटर दिखाएगा फिर अगेन जीरो हो जाएगा, फिर 2-3 किलोमीटर दिखाएगा फिर जीरो हो जाएगा। तो ट्रिप वाला इशू मुझे समझ में नहीं आया। अब ये बटन की जो पोजीशनिंग है, ये इतनी गंदे तरीके से पोजीशन किया गया है बटन्स को सेट करना। अभी इंडिकेटर वाला जो है, ये इतना नीचे दिया गया है कि इस पे आदमी का हाथ ही नहीं जा पाता इमरजेंसी पे, जब आदमी को आपको इंडिकेटर देना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मोटो यात्रा। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इस ओकिनावा के आई प्रेज प्रो वेरिएंट के बारे में। मैंने इसको काफी टाइम से मैं इसको राइड करके देख रहा हूँ और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये स्कूटी कैसी है अगर आप इसको लेते हैं, बिकॉज ना ओकिनावा एक जापानीज ब्रांड है, लेकिन इसकी जो असेंबलिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है सारी की सारी इंडिया में हो रही है। और यार कहीं ना कहीं जो एक फील आती है ना कि अभी जिस तरीके से ईवी का मार्केट ग्रो कर रहा है, वहां पे जब बात करते हैं कुछ ऐसे ब्रांड की, तो वहां पे जो है ना काफी सारे ऐसे फैक्ट हैं जिनके ऊपर एक बार अपने को ध्यान देना चाहिए या फिर एक बार सोचना चाहिए। तो जैसे कि ये जो आई प्रेज प्रो 4.5 घंटे के आसपास ये लेती है कंप्लीट चार्ज होने में, उसके बाद में 100 किलोमीटर के आसपास की आपको रेंज मिलती है। अब रेंज के अलावा दूसरी चीज जो है ना, मैं इस वीडियो में उन सभी चीजों की बात करने वाला हूं कि जो प्रोज हैं और जो कॉन्स हैं वो सारे मैं इस वीडियो में बात करूंगा। उसके अलावा आप अगर लेने का प्लान कर रहे हैं कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी तो ये लें या फिर नहीं लें, बिकॉज इसका जो सबसे बड़ा जो मार्केट जो मैंने देखा है वो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पे ये स्कूटी बहुत ज्यादा बिक रही है। और उसके पीछे काफी सारे रीजन है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है काफी ब्रॉड भी है, वो एक रीजन है। ऊपर से लोग इसको जो है एक उस रीजन से भी ले रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत लोड जो है इसके ऊपर डाल लिया, कुछ सामान डाल लिया और उसके बाद में इसको लेके चले गए। तो वो कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं खरीदना। तो मैं इस वीडियो में उन चीजों की भी बात करने वाला हूँ कि ये स्कूटी किन को लेनी चाहिए और कौन ऐसे इसके बायर हो सकते हैं जिसके लिए परफेक्ट रहने वाली है। अब शुरुआत करते हैं इसकी सबसे पहले रेंज से। देखो यार, रेंज जो है ना बहुत सारी जगह पे मैटर करती है। जैसे कि अगर आप इसके साथ में ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अगर आप इस पे सिंगल बंदा राइड करता है, मेरा जो रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग ये 90 से 100 के आसपास आराम से चली जाती है। डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हैं, बट ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं बात कर रहा हूँ इको मोड के अंदर। इको मोड में जो आपको स्पीड मिलने वाली 35-36 के आसपास की स्पीड जो है आपको मिलेगी टॉप स्पीड। लेकिन जैसे आप इसके स्पोर्ट्स मोड में जाएंगे, स्पोर्ट्स मोड में आपकी स्पीड तो 55 से 58-59 तक पहुंच जाएगी, लेकिन जो आपकी रेंज है वो काफी हद तक कम हो जाती है। रेंज आपको मिलने वाली समवेयर अराउंड 50 से 60 के आसपास की। वहीं पे अगर आप इसके अंदर एक मोड दिया है टर्बो मोड, टर्बो मोड में ये स्कूटी 65 चली जाती है, लेकिन 62-63 इजीली चली जाती है। 65 तक कंपनी बोलती है। मैंने जब राइड करके देखी तब ये समवेयर अराउंड 62-63 ही जा रही थी। लेकिन वहां पे अगर आप टर्बो मोड में जब इसको राइड करेंगे तो इसकी रेंज जो है 40 किलोमीटर, इससे ऊपर किसी हाल में नहीं जाने वाली। लेकिन ना जो मैंने इसके साथ में जो है ना ट्रस्ट वाली जहां बात आती है या फिर जो बात आती है ना यार, सबसे बड़ा इश्यू जो मैंने फील किया ना, दो लोग अगर स्कूटी पर राइड करते हो और उसके बाद में जो इसकी जो राइड रेंज है वो इतनी ड्रेस्टिकली ड्रॉप होती है ना, फंस जाओगे कहीं ना कहीं। ये सबसे बड़ा इनके साथ में इशू आता है। तो जो राइड रेंज है वो आ जाएगी 60 से 70 के आसपास की। अब आप मान के चल लीजिए इको मोड में 60-70 ही चलेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। स्पोर्ट्स मोड में अगर दो लोग बैठ के राइड कर रहे हैं तो इसकी रेंज आ जाती है 45 से 50, इसके आसपास की ये चलती है। बाकी डिपेंड करता है आप सिटी ट्रैफिक में है या फिर आप हाईवे पे राइड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। टर्बो मोड की जहां बात आती है तो वहां पे तो आप भूल ही जाइएगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जैसे आप इसको राइड करते हैं ना, राइड करते ही जो इसके स्पीडोमीटर के अंदर जो बैटरी के परसेंटेज के जो बार्स हैं वो इतने डाउन हो जाता है। जैसे आपने टर्बो मोड डाला और एक्सीलरेट किया, अगर वहां पे 5 बार दिखा रहा है तो तुरंत वो 1 या 2 बार पे आ जाता है। तो आप अगर प्लान करें ये लेने का तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये केस इसी के साथ में है, ये हर इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ में ऐसा ही केस है। चाहे वो ओकिनावा की हो, चाहे वो आप जोय की ले लीजिए, एथर, टीवीएस की है, बजाज की है और जूम करके भी कंपनीज हैं। तो जितनी भी कंपनीज है ना सबके साथ कुछ ऐसा इशू है। बाकी कुछ चीजें जो हैं अच्छी और बुरी हैं उनके बारे में एक बार यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं कि ओकिनावा जो है इस 1 लाख रुपए के बजट में, ये 1,03,000 के आसपास की ऑन रोड जयपुर प्राइस है इसकी, इस बजट में आपको क्या मिल रहा है। और उसके अलावा जो चीजें मुझे जो है बड़ी गंदी लगी और जिनके साथ मुझे इशू आया वो एक बार देख लेते हैं। अगर मैं हैंडल की बात करूँ ना तो ये यहाँ पे जो है ना इन्होंने बटन जो दिए ना ये इतने वियर्ड है, या ये जो गैप है ना ये गैप बहुत गंदा लगता है। इसकी वजह से जो है ना राइड करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं।
ये बटन की क्वालिटी डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। देन अगर मीटर की बात करते हैं तो स्पीडोमीटर में 1 2 3 ये मोड दिखाता है, लेकिन जैसे आपने अभी 72 देखा था ना, अगेन दिखाता हूँ, ये यहाँ पे 72 दिखाता है। इसका मुझे अभी तक समझ में नहीं आया क्या मतलब है। मतलब कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे इसकी बैटरी पूरी डाउन चली गई हो या इसकी फुल चार्ज हो, वो 72 ही दिखाता है। अब वो 72 क्या है, इसके बारे में ओकिनावा के पास भी आई थिंक जवाब नहीं होगा। तो ये कुछ एरर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये 5 बार दिखाता है, एक गायब हो चुका है अभी। इसकी जगह पे अगर परसेंटेज दिखा देता ना, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती जब आप इसको राइड करते तो। बाकी ये टोटल अभी तक 926 किलोमीटर चली है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ट्रिप। जब इसको राइड करोगे आप, तो यहाँ पे जो ट्रिप के साथ इतना बड़ा इश्यू है कि 2 या 3 किलोमीटर दिखाएगा, फिर अगेन 0 हो जाएगा, फिर 2-3 किलोमीटर दिखाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो ट्रिप वाला इश्यू मुझे समझ में नहीं आया। अब ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0.00 था, अब ये 1 हो गया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? आई थिंक ये बैटरी रिलेटेड कुछ कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने ऑन कर लिया है, तो बैटरी अभी जो है, अगर मैं हल्का से एक्सीलेट करूँगा तो ये चलने लग जाएगी। तो वो चीज़ है। ये बटन की जो पोजीशनिंग है, ये इतनी गंदे तरीके से पोजीशन किया गया है बटन्स को। लेकिन अब यहाँ पे भी हॉर्न है, यहाँ पे भी हॉर्न है। अब आदमी, मैं अभी तक इसका यूज तो नहीं हो पाया हूँ कि ये जो है सेट करना। अभी इंडिकेटर वाला जो है, ये इतना नीचे दिया गया है कि इस पे आदमी का हाथ ही नहीं जा पाता इमरजेंसी पे, जब आदमी को आपको इंडिकेटर देना है। यहाँ पे हॉर्न है, ये हॉर्न का इतना ऊपर दिया हुआ है कि इसको आदमी ढूंढता रहे कि कहाँ पे हॉर्न है। और देन ये हाई बीम लो बीम तो चलो बहुत रेयर काम आता है, रात में ही काम आएगा। तो इनकी जो पोजीशनिंग है ना, बहुत गंदे लेवल से तरीके की है। मतलब ऐसा फील होता है ना कि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है बनाने का। बस ठीक है, कंपनी के पास में जो है इन्होंने एक छोटी सी टीम बिठाई और बना के जो है प्लास्टिक असेंबल करके और एक स्कूटी बना के मार्केट में बैटरी और मोटर लगा के बेचना शुरू कर दिया। ये ना बहुत गंदा लगता है यार। एटलीस्ट इन चीज़ों पे ध्यान दो ताकि लोगों को दिक्कत ना हो जब आप राइड कर रहे होते हो। तो इसके अंदर यहाँ पे टर्बो मोड है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, चलो ये जो चीज़ है, ये टर्बो मोड वाला इधर भी दे सकते थे, इधर ही देने की क्या जरूरत थी। टर्बो मोड आप राइड कर रहे हो, अब मैं यहाँ पे रीच ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो यहीं पकड़ के चलाऊंगा ना, मेरा हाथ ही यहाँ पे रीच नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे रीच ही नहीं कर पा रहा है। अगर किसी का छोटा हाथ हो, किसी का छोटा पाम हो, तो वो तो यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा। ये जो बहुत बड़ी गंदी दिक्कत करता है ट्रैफिक के अंदर ना, इतनी इरिटेटिंग लगता है ना, जिसकी हद नहीं है। इसके अलावा लीवर, चलो ठीक है कि लीवर्स इन्होंने बड़े सही दिए हैं कि ये जो है आप एडजस्ट कर सकते हो। ये एडजस्टेबल लीवर्स दिए हैं, ये एक अच्छी चीज़ लगी कि लीवर्स पे चलो थोड़ा सा इन्होंने काम किया है। लाइट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लाइट्स स्कूटी की बढ़िया है। तो लाइट अच्छी है, ओकिनावा का यहाँ पे लोगो दिया हुआ है। और इधर भी जो है इंडिकेटर्स यहाँ पे आ जाते हैं, और ये आपके DRLs भी दिए गए हैं इसके अंदर। मैं एक बार अब स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये DRLs ऑन हो गए, और हाई बीम लो बीम करेंगे तो ये इसकी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं अभी। लाइट LED वाइट लाइट है, तो दिखने में बड़ी अच्छी लगती हैं। चलो वाइट लाइट आपको मिल रही है, तो ये लाइट्स दे दी गई हैं। तो ये चीज़ें तो चलो ठीक है कि दे दी हैं इसके अंदर, लाइट वाइट ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। अभी मैंने ना लाइट को कम्प्लीटली बंद कर दिया है, उसके बाद में भी ये वाली जो लाइट है ना, ये जलती रहती है। ये DRL नहीं है, आई थिंक ये फॉलो मी टाइप ऑफ कुछ करके, फॉलो मी जो लैंप्स होते हैं, कुछ वो फीचर दिया है, या फिर उसी तरीके का कुछ फीचर दिया है। थोड़ी देर तक ये चलती रहती है, आप उसके बाद में बंद हो जाती है। फ्रंट में जो टायर है, चलो ठीक है, 12 इंच के टायर, 90/90 एंड 12 इंच का टायर है। टायर साइज अच्छा है। सस्पेंशन भी काफ़ी हद तक बढ़िया लगा मुझे, सस्पेंशन से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े स्टिफ हैं, बट ठीक है, एज इस तरह की स्कूटी के लिहाज से इतने बुरे नहीं लगे। रियर में भी सस्पेंशन आप देखेंगे तो रियर के अंदर भी दोनों डुअल सस्पेंशन दिए गए हैं, एक इस तरफ है, एक इस तरफ दिया गया है, और सेम वही 12 इंच का टायर है। टायर साइज रियर एंड फ्रंट दोनों का साइज सेम है एग्जैक्टली। दोनों डिस्क ब्रेक्स आते हैं, ब्रेक्स भी ठीक है। टायर के अंदर ही मोटर दी गई है जो कम्प्लीटली वाटर प्रूफ आती है। अगर ये टायर पूरा पानी में चला भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली आप इसको निकाल सकते हो। एक दिक्कत मैंने यहाँ पे फील करी थी कि अगर पानी या बारिश में अगर स्कूटी भीग रही है और यहाँ पे पानी चला जाएगा, तो उसके बाद में यहाँ पे डिस्प्ले में एरर शो करता है और स्कूटी जो है आपकी बंद हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती। तो थोड़ा इसको बचा के रखना पड़ेगा। ये इशू मेरे सामने आया था, जब जाके मुझे पता चला। लेकिन अभी क्या दिक्कत आ रही है कि फ्रंट ब्रेक को जैसे ही मैं लगाता हूँ तो एक खट खट की आवाज आती है। मतलब कहीं ना कहीं जो इसके हिंज जो अंदर दिए गए हैं, उसके अंदर हल्का फुल्का जो है ना बबलिंग टाइप मान के चलीजिए, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप है, जिसकी वजह से वो हिल रहा है ब्रेक लगाते टाइम। तो अगर अभी कर रहा होगा तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। मे बी उसमें जो है ना खट खट करके आवाज भी आ रही है। मैंने स्टार्ट करी, अगेन ये 72 दिखाता है, और अभी मैं इसको राइड करता हूँ। ये देखो,
अभी मैं इसको अगेन राइड करता हूँ, सामने से देखना भी। अब एक बार जो है इसके सस्पेंशन पे, फ्रंट सस्पेंशन पे देखना, मैं ब्रेक लगाऊंगा, ये जो खटखट की आवाज आ रही है, ये मुझे जो है काफी अनोइंग लगी। ये नहीं होना चाहिए था, ये आवाज जो है नहीं आनी चाहिए थी। इसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं जो इसके हिंज में प्रॉब्लम है। तो ये कुछ चीजें जो है ना, मैंने इसके अंदर ऑब्जर्व करी हैं। मे बी थोड़े टाइम के बाद में ये चीजें आने लग जाएं और कहीं ना कहीं जो है आपको फ्यूचर में दिक्कत आए। उसके अलावा कंप्लीट जो बॉडी है, इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो लोहे का या आयरन का पार्ट हो। कंप्लीट बॉडी प्लास्टिक की बनी हुई, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है। तो कंप्लीट जो बॉडी है वो प्लास्टिक की दी हुई है। एक फीचर बहुत बढ़िया है कि अगर आप इसको बूट को ओपन करते हैं तो ये बैटरी है इसकी, यहाँ पे बैटरी को आप इसको जो है प्लग को, एमसीबी को ऑफ करो और इसके बाद में ये आप इसको ओपन करके बैटरी को रिमूव करके ले जाके और आप इसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे चार्जर तो इसका आ नहीं सकता सिर्फ टूल किट के अलावा। तब चार्जर रखने की जो है ना सबसे बड़ी समस्या आती है। बैटरी रिमूव करने वाला पार्ट बहुत अच्छा है, ये फीचर आपको कुछ अदर कंपनी से मिल जाएगा, लेकिन मैंने उसमें फील किया है तो उस फीचर के साथ में यहाँ पे इतना स्पेस आता है कि आपका हाफ फेस हेलमेट आ जाएगा। इस प्राइस रेंज में हाफ फेस हेलमेट रखने की जगह है और उसके अलावा वहां पे आप अपना चार्जर भी रख सकते हैं। अब मैं अगर इस कवर को भी हटा दूं ना तो भी यहाँ पे चार्जर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतना गैप जो है यहाँ पे दिया नहीं है। ये जो जो चीजें हैं ना थोड़ी सी करती हैं कि यार एटलीस्ट जो है ना एक यहाँ पे एटलीस्ट चार्जर रखने के लिए जगह मिल जाती तो थोड़ा अच्छा होता, दिक्कत नहीं आती। तो यार लास्ट में जो है ना मेरा जो ऑब्जर्वेशन आता है, या फिर कहें कि किसको ये स्कूटी लेनी चाहिए, ये इलेक्ट्रिक ओकिनावा की आई प्रेज प्रो लेनी चाहिए, उसके बारे में बात करूँ ना तो वो लोग जिनको थोड़ा कम डिस्टेंस तक राइड करना है, लाइक 20-25 मान के चलिए मैक्सिमम 50 किलोमीटर अगर आपको राइड करना है ना एक दिन में, स्कूटी को ले सकते हैं। और वो भी कब, जब आप इसको इको मोड में राइड करेंगे। अगर वहीं पे अगर स्पोर्ट्स मोड में और टर्बो मोड में अगर आप राइड करेंगे तो यार आप एक्सपेक्ट करिएगा रेंज कम ही मिलने वाली है। दो लोगों में करेंगे तो रेंज और भी कम मिलने वाली है। तो एक आदमी के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और अगर आप 40-50 किलोमीटर इसको पर डे चलाएंगे ना तो ही आपका इसको परचेज करने का जो लाख रुपए आपने दिया है उसका जो है प्रॉपर रिजल्ट मिल पाएगा। अगर आपके पास में ऑलरेडी एक पेट्रोल वाला व्हीकल है या स्कूटी है, बाइक है, और उसके बाद अगर आप प्लान कर रहे हैं कि यार मैं ले लूं, अगर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और बहुत ज्यादा रनिंग है तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर 10-12-15 किलोमीटर चलना है तो बेटर होगा कि आप पेट्रोल वाले व्हीकल को ही यूज करें, इसको परचेज ना करें या किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज अभी ना करें। बिकॉज अभी तक जो है ना प्रोडक्ट जो है ये जितने भी स्कूटी या फिर बाइक्स जो हैं इतने मैच्योर प्रोडक्ट नहीं हुए हैं, रिलायबल प्रोडक्ट अभी तक नहीं बन पाए हैं कि उनको अभी परचेज किया जा सके। कुछ एक को छोड़ के बाकी तो मुझे जो है ना ऐसे ही लग रहे हैं कि बस ठीक है, विदाउट एनी R&D जो है ना प्रोडक्ट को बनाया और बना के मार्केट में लॉन्च कर दिया, तो वो चीज जो है आपके सामने दिक्कत आना शुरू हो जाएंगी। कुछ ऐसा जो है ना इस स्कूटी के साथ में मिलता है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्कूटी आप लें या फिर आप नहीं लें। सो इसी के साथ में फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए एंड इस वीडियो को देखने के लिए।